एक बार मैं टेबल को रीड्रॉ कर देता हूँ ताकि हमारे पास सफिशिएंट स्पेस रहे लिखने के लिए। पहले कॉलम में स्टेज ऑफ सप्लाई, स्टेज ऑफ सप्लाई। सेकेंड में वैल्यू ऑफ इनपुट। थर्ड में वैल्यू एडेड। फोर्थ कॉलम में वैल्यू ऑफ आउटपुट। फिफ्थ कॉलम में जीएसटी रेट। सिक्स कॉलम में जीएसटी ऑन आउटपुट। सेवेंथ में जीएसटी ऑन इनपुट, या फिर इसी को आप लिखो इनपुट टैक्स क्रेडिट। और लास्ट में नेट जीएसटी। फर्स्ट स्टेज है हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ इनपुट है, लेट सपोज कि 100 रुपए इनपुट यहाँ पे लग रही है। वैल्यू ऑफ इनपुट है 100 रुपए, और मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे 30 रुपए की वैल्यू ऐड हुई, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी हो गई? 130। जीएसटी रेट, वी आर assuming that there is a uniform GST rate of 10%. So GST and output, this is output, this is GST, so GST and output will be 13, and GST on input will be, input is 100, GST is 10%, so input on GST is 10. So the net GST at this stage is output GST minus input GST my equal to 3. ठीक है। अगर ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवन और 8, तो नेट जीएसटी क्या होगी हमारी? नेट जीएसटी है 6 - 7। 6 - 7, ये है मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे। मैन्युफैक्चरिंग के बाद आती है हमारी होलसेल। होलसेल पे जो इनपुट होगी वो मैन्युफैक्चरिंग वाली आउटपुट, तो मैन्युफैक्चरिंग की आउटपुट है वो होलसेल के लिए इनपुट होगी। तो 130 इज वैल्यू ऑफ इनपुट। मान लो कि इसने 20 रुपए इसमें वैल्यू एडिशन किए, तो आउटपुट अब कितनी होगी? 150। और जीएसटी रेट यूनिफॉर्म हम एज्यूम कर रहे हैं 10%, तो जीएसटी ऑन आउटपुट, आउटपुट कितनी है? 150, सो जीएसटी ऑन आउटपुट इज 15, और जीएसटी ऑन इनपुट इज 13, तो नेट जीएसटी विल बी 2। अब आती है बात रिटेलर की। रिटेलर पे, तो रिटेलर के लिए इनपुट कितनी हो गई? जो मैन होलसेलर के लिए आउटपुट है, यानी कि 150। मान लो कि रिटेलर ने इसने इस पे 10 रुपए वैल्यू एडिशन की, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 160। और जो कि जीएसटी रेट हम यूनिफॉर्म ही एज्यूम कर रहे हैं, तो 10%। अब जीएसटी ऑन आउटपुट 16 और जीएसटी ऑन इनपुट 15, तो ये जो नेट जीएसटी हो गई यहाँ पे, ये एक। अब फाइनली बात आती है जब कंज्यूमर की, तो ये जो कंज्यूमर है, ये तो फाइनली कंज्यूम कर रहा है, खरीद रहा है, फाइनल प्रोडक्ट को खरीद रहा है। तो इसके लिए जो इसको प्राइस पड़ेगी कंज्यूमर के लिए, जो प्राइस होगी, तो वो 160 प्लस ये जो नेट जीएसटी है, ये वन वन कितने पे?
100 जब हमने मैन्युफैक्चरिंग में इनपुट लिया था, यानी कि ये 1%, क्योंकि वैल्यू हमारी देगी 176। तो ये 176 will be the final price that consumer has to pay. At each state, you can see that a manufacturer has to pay 13 rupee GST, but he is getting GST on input because GST on input has already been paid by the manufacturer. Similarly, GST on input, that is 13 rupees, is already paid by the wholesaler, and GST on 150 rupees has already been paid by the retailer. So we are considering only net GST here. So finally, the net GST that comes down to the consumer is 1. So this one will be added to the value of output, which is after the value added by the retailer. So 160 is the value added by value of output for the retailer, and on top of it, there will be 1% of GST. So the final price consumer has to pay is 176. So at each stage, at the manufacturing stage, at the wholesale stage, at the retailer stage, you can see there is input tax credit. There is input tax credit at each stage. At each stage, there is input tax credit. So input tax credit is a sort of return that the manufacturer or the wholesaler and the retailer gets in order to avoid the double taxation, so that the burden of double taxation will not fall on the final consumer. As we can see, we are only considering the net GST in this case for the consumer. Consumer is applied only 1%. The final net GST of the retailer. So this is the entire supply chain. And through this table, I hope मैंने आपको जीएसटी के मैकेनिज्म को समझाने की कोशिश की, और यहाँ पे मैंने कोशिश की कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी समझ में आए। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी ऑन इनपुट, बिकॉज जब हम जीएसटी ऑन आउटपुट देखते हैं तो उसमें ऑलरेडी इनपुट पे जो जीएसटी पे की जा चुकी है वो इंक्लूडेड है। सो चूंकि वो तो उसको रिटर्न मिलने वाली है, जो जिसने आउटपुट पे जीएसटी पे की है उसको इनपुट पे जीएसटी जिस ऑलरेडी जो पे की जा चुकी है उतनी वापस उसको मिलने वाली है एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो द नेट जीएसटी दैट he has to pay is GST on output minus input tax credit. So, did you understand this table? I hope so. And now we will move on to our next point. It was point number 2. GST is in the nature of national VAT, in the sense that at each stage of supply chain, GST is paid, and at each stage of supply chain, input tax credit is claimed. Now you have understood this concept. So let me ask you one simple question. And the question is, why do we consider goods and services together in GST?
जीएसटी में हम गुड्स और सर्विसेज को एक साथ क्यों लेते हैं, क्यों इसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्यों कहते हैं? गुड्स और सर्विस को हम एक साथ क्यों लेते हैं यहाँ पे जीएसटी में? द आंसर इज just like input tax credit is claimed on the goods, in the similar way input tax credit is claimed on services. Just like input tax credit is claimed on goods, in the same way input tax credit is claimed in services. For example, मान लो कि आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आप एक मैन्युफैक्चरर हैं. So as a manufacturer, you will need raw materials. You will need raw materials as well as you will need your item, your good, your commodity to be supplied in the market. You need raw material and you need distribution. Let's say this is distribution. Distribution means you are taking your product in the market. So for acquiring raw material and for distribution, you need transportation. You need transportation. So a transporter, you hire a transporter. So transporter is lending you a service. Transporter is lending you a service. अब मान लो कि आप 5 लाख की गुड्स प्रोड्यूस करके उसको मार्केट में ले जा रहे हैं. तो इस 5 लाख पे सर्विस चार्ज यानी कि जीएसटी जो ट्रांसपोर्टर आप पे लगा रही है वो है 18%. अब 18% जीएसटी यानी कि आपको 90,000 रुपए 90,000 रुपए जीएसटी पे करनी है. किसको? ट्रांसपोर्टर को. ट्रांसपोर्टर ने आपसे जीएसटी चार्ज की, आपने पे की ट्रांसपोर्टर को 90,000 रुपए. सो ये 90,000 रुपए यू कैन क्लेम यू कैन क्लेम टू इनपुट टैक्स क्रेडिट. सो जस्ट लाइक गुड्स, input tax credit can be claimed for the services as well. Therefore, GST includes both goods as well as services. Clear है ये चीज? Okay. Since we are talking about input tax credit, there is one more thing you need to understand. GST, and that brings us to our third point. GST is also a form of composite tax. कंपोजिट टैक्स क्यों कहते हैं इसको? एक कंपोजिट टैक्स है. कंपोजिट टैक्स क्यों कहते हैं इसको? तो मान लो कि कोई भी स्मॉल ट्रेडर्स या बिजनेसमैन, स्मॉल मैन्युफैक्चरर, छोटा मोटा, ये दुकानदार भी हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, स्मॉल मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर. Trader will include shopkeepers also, small shopkeepers. So we are talking about smaller entity here. Now this smaller entity has two options. They can either opt for GST or they can opt out of GST. अगर ये जीएसटी के लिए अप्लाई करता है, जीएसटी रिजीम से जुड़ना चाहता है, तो इसको फिर वही टैक्स स्लैब वगैरह देनी पड़ेगी. टैक्स स्लैब मतलब कि जो भी टैक्स स्लैब वगैरह एप्लीकेबल है जीएसटी की, वो इसको देनी पड़ेगी.
उसमें इसमें वे कंसिडर किया जाएगा, साथ ही इज एलिजिबल फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट. But if he is opting out of GST, then tax slab is not applicable on him. Then what happens is he is charged with a nominal fee which generally ranges from 1 to 6%. तो नॉर्मली 2% या 1% या 5% इस तरह से कुछ चार्ज इस पे लगाई जाती है या टैक्स इस पे लगाई जाती है. और जब ये टैक्स पे कर रहा है तो सो ही इज नॉट एप्लीकेबल, he cannot claim this return, not applicable for input tax credit. He will not be getting any return for the charges he is paying. He is not the final consumer. What happens in GST? Final consumer ultimately pays the price. But and if we apply GST on manufacturer, manufacturer will get the return. But in case the smaller trader or manufacturer is opting out of GST, he is levied certain amount of charge, which is very less, 1 to 6%. But in that case, he is not liable to claim input tax credit. That's why GST is called a composite tax. Also, at any point of time he can opt for GST. तो किसी भी समय ये GST रेजिम में अपने आप को इंक्लूड कर सकता है. तो जब वो GST रेजिम में इंक्लूड कर लेगा तो फिर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम कर सकता है. फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स. सो एक्सपोर्ट शैल बी जीरो रेटेड. जीरो रेटेड का क्या मतलब है? एक्सपोर्ट शैल बी जीरो रेटेड, इसका क्या मतलब? क्या एक्सपोर्ट में 0% GST देनी पड़ेगी? इसका मतलब ये नहीं है. जीरो रेटेड का मतलब है कि इफ यू आर एक्सपोर्टर, if you are exporter, you are liable to pay GST. You are liable to pay GST, but then you will get GST return. So first you have to pay GST and then you can claim for its return. So that's why the net GST that exporter has to pay will be zero. You get complete return on exports, but first you have to pay the GST. वाई इज इट सो? क्यों पहले जीएसटी पे करनी पड़ती है? जब वो पूरी की पूरी रिटर्न मिल ही रही है तो जीएसटी पे क्यों करनी पड़ती है? इसका सिंपल आंसर है, एक एक्सपोर्टर इज ए पार्ट ऑफ सप्लाई चेन. एक्सपोर्टर भी सप्लाई चेन का पार्ट. एंड सिंस वी नो दैट GST is value added and value added tax is applied at each stage of supply chain. So exporter being a part of supply chain, GST is imposed on exporter first. So GST is imposed on exporter and later the exporter gets the GST return. Therefore, exports is zero rated in GST regime. And what about imports? So that will be our fifth point. Imports are treated
as interstate transaction. Imports are treated as interstate transaction. इसका क्या मतलब है? इंपोर्ट्स को इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन क्यों ट्रीट की जाती है? सिंपली बिकॉज we do not know which state is consuming the commodity. We simply don't know which state is consuming the commodity. अच्छा, एक पॉइंट और मुझे याद आ गई थैंकफुली, इसी से रिलेटेड है, जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट लिख के दिए हैं उससे रिलेटेड है, तो उसको समझ लेते हैं पहले क्योंकि वो जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट पे हम वापस आएंगे, पर उससे पहले एक पॉइंट जो मिस हो गई थी उसको समझ लेते हैं। जीएसटी इज कंजम्पशन और डेस्टिनेशन बेस्ड। जीएसटी इज कंजम्पशन और डेस्टिनेशन बेस्ड। इसका मतलब है कि मान लो कि यूपी में कोई भी सामान प्रोड्यूस हो रही है, तो यूपी इज द प्रोड्यूसिंग स्टेट। यूपी इज द प्रोड्यूसिंग स्टेट, बट दिस commodity is imported in, let's say, its neighboring state बिहार, और बिहार में ये commodity कंज्यूम हो रही है। सो बिहार इज द कंज्यूमिंग state. So in this case, GST will be levied at consumption. GST will be levied at consumption. So the proceeds of GST will be shared. So the revenue will be shared between consuming state, not the producing state. So in this case, revenue will be shared by Bihar and center. दूसरी प्लेयर तो सेंटर हमेशा रहेगी। So revenue will be shared between Bihar and state. प्रोड्यूसिंग स्टेट से रिवेन्यू शेयर नहीं की जाती है, जहां पे कमोडिटी कंज्यूम हो रही है, चाहे वो गुड्स हो या फिर सर्विस हो। जहां पर भी कमोडिटीज कंज्यूम्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड, GST will be shared between that state and the center. So GST is consumption or destination based tax. GST is consumption or destination based tax. So if we understood this, now let's come back to our fifth point, which should ideally have been our sixth point. Nevertheless, what does the fifth point says? Fifth point says that imports are treated as interstate transactions. And I told you that we don't know which state is consuming the commodity.
We don't know which state is consuming the commodity. Okay, let me explain this. This is our border boundary, and we are importing something. So import will be from some other country. Let's say A. Import will be from country A, and it reaches Mumbai, Maharashtra. It reaches Maharashtra. So this is import, but we do not know whether import this commodity will be consumed in Maharashtra. It is possible that this will be exported to some other location. Let's say it comes to again Bihar. So this import, it could have been consumed in Maharashtra as well. It could have been consumed in Maharashtra as well. So in this case, the revenue is shared between Maharashtra and the center, right? But let's say it is not consumed in Maharashtra, it is then it is exported to Bihar. So now in this case, this import will be considered interstate interstate transaction. Also, our constitution in article, if I am correct, article 269A explicitly mentions that imports shall be considered interstate transaction. In this case, since it is considered interstate transaction, there will be a form of GST called IGST. It is a component of GST. It is not different from GST. It is a component of GST, and IGST is integrated गुड्स एंड सर्विस टैक्स. इसको कभी कभी मिस्टेकनली हम इंटरनेशनल जीएसटी भी कहते हैं, बट इट इज नॉट इंटरनेशनल, वेदर इट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी. इंटीग्रेटेड जीएसटी में अलग कुछ नहीं है जीएसटी से. जैसे मान लो कि ये नॉर्मल हम जीएसटी में तीन कंपोनेंट पढ़ते हैं. तो एक हम पढ़ते हैं सेंट्रल जीएसटी, एक पढ़ते हैं स्टेट जीएसटी, और एक पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी. So integrated GST is no different from GST. Integrated GST just a type of, you can say, a component of GST. यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होती है कि जैसे मान लो नॉर्मल जीएसटी में सेंट्रल और स्टेट की शेयर होती है. तो जब 18% कलेक्ट होती है, तो उसमें 9% शेयर सेंट्रल जीएसटी की होती है, और इसमें 9% स्टेट जीएसटी की होती है. वहीं जब आईजीएसटी किसी पे लगती है, तो डायरेक्टली आईजीएसटी करके ही वहां पे आप देखेंगे आईजीएसटी 18% एक साथ लगती है. अदरवाइज आप देखेंगे सीजीएसटी और सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%. इस तरह से आप देखेंगे बिल में, फाइनल बिल. वहीं जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होती है, तो उस केस में आईजीएसटी भी एक साथ लगती है 18%, और इसकी प्रोसीड्स फिर इक्वली आपको कंज्यूमिंग स्टेट और सेंटर के बीच डिवाइड होती है. So the mechanism is not different from GST. It is just the component of GST. It is not different from GST. So imports are treated as
interstate transaction. I hope this is also clear to you now. I'm trying to make things very simple for you to understand. बट फिर भी अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आई होगी अब तक, तो आप बेझिझक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन और थ्रू माय टेलीग्राम ग्रुप. नेक्स्ट पॉइंट, 7. रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि हम 10 पॉइंट में जीएसटी को डिस्कस करेंगे. तो 7th पॉइंट इज, ओके, see the objective of GST was to bring the prices of commodity down, right? What was the objective of GST? To bring the price of commodity down so that the consumer will have less to spend and they can consume more simultaneously. So if prices are kept low, and normally it was designed in such a way that prices were automatically to be pushed down. अब कैसे, मान लो कि जैसे मैंने आप फिर से एग्जांपल दी थी आपको, 2000 रुपए की बोतल मैन्युफैक्चर हो रही है शराब की, इस पे सेंट्रल वैट लग रही है 25%, तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस आ रही है वो 2500 रुपए की आ रही है. अब इस 2500 रुपए पे लग रही है 20% की टैक्स वैट, तो इसकी जो फाइनल प्राइस कंज्यूमर पे आ रही है वो 3000 रुपए की आ रही है. लेकिन अगर मान लो कि इसी 2000 रुपए पे 18% जीएसटी लगाओगे, तो टोटल जो प्राइस है जो कंज्यूमर को पे करनी थी वो 2360 रुपए ही पे करनी थी. सो 3000 और 2360, देखो प्राइस ये कितने की हो गई है. तो प्राइसेस को जीएसटी के थ्रू कम करनी थी, बट क्या हुआ कि जो मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स थे वो जानबूझ करके प्राइस को बढ़ा करके रखते थे. तो कंज्यूमर बॉडीज कंप्लेन टू जीएसटी authorities, tax authorities, and then a anti sorry then an anti-profiteering body was set up. So based on consumer complaints, consumer complaints about increased price by manufacturers और wholesalers और retailers, किसी के भी, because of this unfair practices by any constituent of the supply chain, whether he is manufacturer or whether he is retailer or wholesaler, consumer bodies complained to the tax authorities, and based on these based on these complaints, taking note of these complaints, an anti-profiteering body was set up. An anti-profiteering body was set up initially for a period of 5 years. An anti-profiteering body was set up, जिसकी ऑब्जेक्टिव थी जो मार्केट में अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रहे हैं प्राइस को लेकर के, तो उस प्राइस को रेगुलेट करना. So anti-profiteering body was set up, and it was set up for initially a period of 5 years. But what is the current status of this? It is currently merged with, this anti-profiteering body is currently merged with, currently there is no anti-profiteering body, right? So this anti-profiteering body is currently merged with
It has been merged with. You have heard of CCI, which is Competition Commission of India. So this anti-profiteering body is now stands merged with Competition Commission of India. So this is our seventh point. Now we come to our eighth point. Eighth point में we will discuss about e-way bill. E-way bill. So it is also a component of GST. So what happens is, let's suppose you are a manufacturer or transporter. So you have a vehicle, right? You have a consignment. If in each vehicle, if in a single vehicle, if the value of consignment is more than or equal to 50,000 rupees. If the value of consignment is more than or equal to 50,000 rupees, if the minimum value of consignment in a single vehicle, in a single vehicle, value of consignment is more than 50,000 rupees, then you have to apply for e-way bill. Then e-way bill is required. When do we require e-way bill? When the value of consignment, it can be single consignment, it can be multiple consignments, but in the single vehicle. So if the value of consignment or consignments in a single value exceeds rupees 50,000, then the transporter or the manufacturer need to generate e-way bill. अब ई-वे बिल में क्या होगा? इसमें पूरी डिटेल्स होगी. इसमें पूरी डिटेल्स होगी. कैसी डिटेल? कि कंसाइनमेंट किस चीज की है, नेचर ऑफ कंसाइनमेंट, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में कौन सी व्हीकल यूज हो रही है उसकी डिटेल्स, व्हीकल डिटेल्स. इसके अलावा ओरिजिन, कहाँ से ये कंसाइनमेंट आ रही है, ये गाड़ी कहाँ से आ रही है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, कहाँ को जा रही है. तो ये सारी डिटेल ई वे बिल में होगी. अब इससे फायदा क्या होगा कि मान लो कि जब भी इंटर स्टेट जा रही है, मान लो कि बिहार से कोई भी कंसाइनमेंट तमिलनाडु जा रही है, तो इट हैज टू पास ए नंबर ऑफ स्टेट्स, right? It has to pass a number of states. So there are multiple checkpoints. There are multiple checkpoints, and at each checkpoint there will be checking of vehicles. So if there is e-way bill, if there is a e-way bill, and e-way bill can be generated at various checkpoints, right? E-way bill can be generated at various checkpoints. So अगर e-way bill generate, so he need not to go through these compliance checkup, क्योंकि उसकी ऑलरेडी कंप्लायंस चेकअप यहाँ पे हो चुकी है. और ये जो डिटेल है, इट हैज बीन फर्निश्ड, इट हैज बीन shared with different authorities at different levels. So what does it do? That this transporter, this vehicle can seamlessly move through these checkpoints, seamlessly move through these states, and it will help in the smooth movement of transport.
a smooth movement of ट्रांसपोर्ट और बिजनेस, जो अल्टीमेटली बिजनेस को ही हेल्प करेगी. सो दिस इज ई वे बिल. Now we have talked about almost every important aspect of GST. Now remember, I told you earlier, मैंने आपको पहले बताया था कि स्टेट को दो कंसर्न थे जीएसटी के साथ इनरोल होने में, और उनके कंसर्न को किस तरह से एड्रेस की गई थी मैंने आपको उस समय बोला था कि इसके बारे में हम बाद में बात करें. Now the time has come that we talk about the concerns of the states and how these concerns were addressed. So as I have said, states had states had two major concerns. The states had two major concerns. So ये दो concerns को आप पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10 बना करके इसको नोट कर सकते हैं. तो स्टेट्स had two major concerns. एक कंसर्न थी लॉस ऑफ रेवेन्यू. लॉस ऑफ रेवेन्यू, as we know that पहले a number of indirect taxes were imposed by the states. Now all these indirect taxes are merged with a single tax called GST. So the states feel that they will be at the loss of revenue. And second, authority, loss of authority in tax administration. लॉस ऑफ अथॉरिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन. ये मैंने आपको दो बात बताए थे जो स्टेट्स इसको लेकर के स्टेट्स एप्रीहेंसिव थे जीएसटी रेजिम में इंटर करने के लिए. नाउ दीज टू concerns were addressed in the simultaneous council meetings because, as I have said earlier, that the finance minister at that time was Arun Jaitley. So Arun Jaitley was not ready to let the states have this tax authority. He was ready for compensating the revenue loss. But with regard to the authority, the finance minister or the center was not ready to retain the states this tax authority. But states put this as precondition, these two as precondition for onboarding into onboarding onto GST structure. So after I think sixth or seventh, if I remember correctly, I think it was in the ninth council meeting. It was in the ninth council meeting that Arun Jaitley compromised on this issue as well. So first we will talk about loss of revenue. As we already know, because of GST, states were to incur revenue loss because they had to let go of a number of indirect taxes that they were earlier imposing and collecting. So the states will be certainly at revenue loss. So the states, so the states put forward a condition. So the states put forward a condition that petroleum or the fuel, alcohol, and electricity petroleum, alcohol, and electricity. These should be kept out of GST. To be kept out of
जीएसटी। पेट्रोलियम, अल्कोहल और इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं लगती है। अभी भी पेट्रोलियम अल्कोहल पे सेंटर की एक्साइज लगती है, सेंटर एक्साइज ड्यूटी और सेन वैट, और इस पे स्टेट लेवल वैट लगती है। ये अभी भी ये तीन आइटम्स, पेट्रोलियम, अल्कोहल और इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते। एंड these three items, petroleum, alcohol, and electricity, are the major portion of states' revenue. Therefore, states were not ready to let go of this revenue from their hand. So they demanded that petroleum, alcohol, and electricity should be kept out of GST. Also, in case of revenue loss, in case of revenue loss, there was a second provision of GST compensation. There was a second provision of GST compensation. जीएसटी कॉम्पेंसेशन की प्रोविजन लाई गई। जीएसटी कॉम्पेंसेशन, जीएसटी कॉम्पेंसेशन को समझने के लिए हमें पहले एक जो इनिशियल टैक्स स्ट्रक्चर थी जीएसटी का, जो कि अभी 2025 में रिसेंट अमेंडमेंट हुई, जिसको जीएसटी 2.0 कहा गया है, उसको पहले समझना पड़ेगा। तो जीएसटी कॉम्पेंसेशन में शुरुआत में कुछ टैक्स स्लैब बने हुए थे, 5%, 12%, 18% और 28%। ये जो 28% की टैक्स स्लैब थी, ये लगती थी लग्जरी गुड्स, लग्जरी एंड सिन गुड्स। सिन मतलब पाप, यानी कि इसमें कैसे आइटम्स आएंगे, इसमें आएंगे, क्योंकि अल्कोहल तो आ नहीं सकती, अल्कोहल तो जीएसटी में है ही नहीं, तो इसमें आ जाते हैं टोबैको प्रोडक्ट, जिसकी हेल्थ पे ज्यादा असर पड़ता है। टोबैको प्रोडक्ट्स, कैसीनोज, ये सभी सिन गुड्स आते हैं। लग्जरी गुड्स जो महंगे महंगे सामान है, जैसे बीएमडब्ल्यू, लैम्बोर्गिनी, महंगी कार्स, लग्जरी आइटम्स, तो ये सभी आ जाते हैं लग्जरी गुड्स में। ये सभी आते हैं 28% टैक्स पैकेट में। अब इन गुड्स पे 28% तो टैक्स लग ही रही थी, सेंटर ने इसके ऊपर सेस भी लगाया, और ये सेस रेंज्ड फ्रॉम 1% टू 290%, लगभग 300% तक की सेस ऑन टॉप ऑफ 28% जीएसटी लगाई गई, इम्पोज की गई। अब इस सेस से जो रेवेन्यू कलेक्ट होती थी, इस सेस से जो रेवेन्यू कलेक्ट होती थी, उस रेवेन्यू को सेंटर यूज करते थे जीएसटी कॉम्पेंसेशन के लिए। इसलिए ये जो सेस कहलाई, इस सेस का नाम दिया गया जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। और इस रेवेन्यू से दिस रेवेन्यू was used, the revenue from this cess collection was used to compensate, the revenue was used to compensate
states revenue loss, स्टेट रेवेन्यू लॉस। अब स्टेट की रेवेन्यू लॉस डिटरमाइन कैसे होगी, तो उसके लिए 2015-16 की बेस ईयर रखी गई। एक स्टैंडर्ड के लिए 2015-16 की जो स्टेट्स की रेवेन्यू कलेक्शन थी उसको स्टैंडर्ड रखा गया, और इसके बाद जो भी रेवेन्यू लॉस हुई तो उसको 14% एनुअल इंक्रीमेंट के बेसिस पे रेवेन्यू कॉम्पेंसेट की। 14% की एनुअल कॉम्पेंसेशन, एनुअल इंक्रीमेंटल रेट पे रेवेन्यू कॉम्पेंसेट की गई। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि 2015-16 में किसी स्टेट की रेवेन्यू थी 100 करोड़। 100 करोड़ किसी स्टेट की रेवेन्यू थी, और 2017-18 में 2017-18 में स्टेट की रेवेन्यू हो गई 90 करोड़। तो स्टेट को 10 करोड़ की रेवेन्यू लॉस हुई। तो यहाँ पे क्या है कि 14% की इंक्रीमेंटल रेट पे रेवेन्यू कॉम्पेंसेट की जाएगी। तो यानी कि 100 करोड़ की 14% कितनी होगी, 14 करोड़। 14 करोड़, यहाँ पे इसको क्या होगी, 10 करोड़ लॉस हो रहा है, तो इसको 10 करोड़ यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर, क्योंकि 100 करोड़ पे 14% थी, तो नेक्स्ट ईयर 114 करोड़ पे 14% की रेवेन्यू को कंसीडर किया जाएगा। 114 को बेस माना जाएगा और उस पर 14% इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, एनुअल इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कॉम्पेंसेशन किया जाएगा। तो इस तरह से 14% एनुअल इंक्रीमेंट बेसिस पर रेवेन्यू कॉम्पेंसेशन की प्रोविजन रखी गई। बट दिस प्रोविजन वाज this GST compensation was only for a period of 5 years. This revenue compensation was GST compensation was GST compensation was GST compensation provision was for 5 years period only. 5 सालों के लिए ही जीएसटी कॉम्पेंसेशन की प्रोविजन थी। कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए जीएसटी कॉम्पेंसेशन की प्रोविजन सिर्फ 5 सालों के लिए थी। तो इसका मतलब है कि जब जून, चूंकि जुलाई 2017 में शुरू हुई, तो जून 2022 में ये प्रोविजन, जीएसटी कॉम्पेंसेशन प्रोविजन एंड हो गई। ये प्रोविजन एंड हो गई, यानी कि सेंटर स्टेट्स को कॉम्पेंसेट करना बंद कर दिया। लेकिन सेंटर ने यहाँ पे सेंटर ने यहाँ पे कंटिन्यूड टू continued to impose continued to impose सेस। सेस इम्पोज वो करते रहे, सेंटर सेस इम्पोज करती रही, पर 5 साल के बाद कंपेंसेशन देना बंद कर दिया स्टेट्स को। एंड दिस बिकेम एन इम्पोर्टेंट फ्रिक्शन पॉइंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। So continue to impose cess. The reason
as explained by the center was ड्यूरिंग द पैंडमिक। आपको याद है 2019 20 21 2020 और 21, ये पूरी कोविड पैंडमिक में इकोनॉमी गुजरी है। तो यहाँ पे जो कि कंजम्पशन कम थी, प्रोडक्शन कम थी, तो इकोनॉमिक बहुत डिक्लाइन चल रही थी, पूरी वर्ल्ड में रिसेशन जैसी हालत चल रही थी। तो ऐसे में स्टेट्स को कंपेंसेट करने के लिए सेंटर ने कहा कि हमें बोरो करना पड़ा था, क्योंकि हमारे तो रेवेन्यू उस समय आ नहीं रही थी। तो हमने जो स्टेट्स को रेवेन्यू कंपेंसेट किया उस पीरियड में, वो बोरो करके किया। इसलिए हम शेष अभी भी ले रहे हैं, हम अभी भी शेष ले रहे हैं इन ऑर्डर टू पे ऑफ दिस बोरोइंग डेट। अब अभी करंट स्टेटस जो है, अभी रिसेंटली, जब आपको याद होगी कि 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि वो एक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लाने वाले हैं। और उसके बाद सितंबर में, आई थिंक 22 सितंबर या 24 सितंबर, सितंबर 2025 में इस जीएसटी में कुछ महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स हुए। इस जीएसटी में कुछ महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स हुए, और यहाँ पे जो शेष थी, उस शेष को बंद कर दिया गया। हालांकि फरवरी 2026 में पकड़ के शेष पूरी तरह से बंद हुई। तो सितंबर 2025 में जो कुछ महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स हुए जीएसटी में, जिसको जीएसटी 2.0 कहते हैं, जीएसटी 2.0, तो यहाँ पे सेंटर ने सिग्नल देना शुरू कर दिया था कि हम सेस को अब छोड़ने वाले हैं। तो पहली बात यहाँ पे उसने सिग्नल दी, और फरवरी 2026 में फाइनली, फरवरी 2026 में ये जो सेस थी सेंटर इम्पोज कर रही थी, सेस वाज विथड्रॉन, सेस को वापस ले लिया गया, खत्म कर दी गई। अब कोई भी जो सेस जो 28% पे नहीं लग रही है। हाँ, अब यहाँ पे एक थोड़ी सुधार हुई सितंबर 2025 के, चूंकि हम टॉपिक पे एक बार बात कर चुके हैं, मतलब कि हमने ये टॉपिक जब उठा ही लिए, तो एक बार इस रिफॉर्म को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे दो महत्वपूर्ण रिफॉर्म पे, और वे रिफॉर्म्स हैं, सबसे पहले यहाँ पे टैक्स स्लैब में चेंजेस किए गए, टैक्स स्लैब में चेंजेस किए गए। देखो, जीएसटी लाने का मतलब था कि वन कंट्री वन इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन हमने देखा कि चार तरह के टैक्सेस लग रहे हैं। तो कई सालों से बात चल रही थी कि जो 12% और 18% की जो ब्रैकेट है, 12 और 18% की चार तरह की टैक्स स्लैब थी, 5, 12, 18 और 28। तो काफी समय से बात चल रही थी कि ये जो 12 और 18% है, इसको मर्ज करके 16% की एक यूनिफाइड टैक्स की जाएगी। तो अभी जो नई रिफॉर्म हुई थी, तो उसमें टैक्स स्लैब में मॉडिफाई किया गया। 5% की टैक्स स्लैब अभी भी है, 18% की टैक्स स्लैब अभी भी है, 12% और 28% को हटा दिया गया, और उसके बदले एक 40% की स्लैब जोड़ी गई। ये टैक्स स्लैब जो लग्जरी आइटम्स और सेल गुड्स के ऊपर लगती है। तो अभी तीन ब्रैकेट्स हैं, तीन स्लैब्स हैं, 5%, 18% और 40%। ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन आइटम जिस पे 0% की टैक्स लगती है, उसको जीएसटी एग्जेम्पशन रेट में आती है। तो ये मेजरली 5, 18 और 40% के अभी करेंटली मॉडिफाइड टैक्स स्लैब है। दूसरी रिफॉर्म है
कि जब जीएसटी की क्रिटिसिज्म की बात आती है, और जिस पे हम बात करते ही वैसे, तो वहां पे एक क्रिटिसिज्म में आती है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट देयर वाज नो एनी एपेलेट ट्रिब्यूनल। डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक एपेलेट ट्रिब्यूनल होनी जरूरी होती है, बट फॉर दीज from 17 to 26 for the 8 years there was no appellate tribunals, so a litigant had to file a writ petition in the high court। तो यहाँ पे सितंबर में जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल स्टेब्लिश की गई। जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल स्टेब्लिश की गई। ये जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल came into force once it became completely operational throughout India, became completely operational from January 2026। जनवरी 2026 से ये कंप्लीटली ऑपरेशनल हो गई पूरे इंडिया में। And it was formally launched in this was formally launched on 24th September 2025। सो 24 सितंबर 2025 इसको फॉर्मली लॉन्च कर दी गई थी, लेकिन जनवरी 2026 में ये फुल्ली ऑपरेशनल होगी पूरे कंट्री में। इट्स हेड ऑफिस, द मेन ब्रांच इसकी, या मेन बेंच न्यू दिल्ली, but it had 31 other branches in different states। 31 other branches throughout India। It has 31 other branches throughout India। And the branch composition, the bench composition, 31 other benches। Bench composition, तो इसमें दो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं जो लॉ एक्सपर्ट होते हैं। एक टेक्निकल मेंबर होगा सेंटर के लिए, और एक टेक्निकल मेंबर स्टेट के लिए। One technical member each for the center and
द स्टेट। तो जिस स्टेट में ये बेंच है उस स्टेट की एक टेक्निकल मेंबर और एक सेंटर के टेक्निकल मेंबर प्लस दो जुडिशियल मेंबर यहाँ पे इस बेंच में, इस बेंच के मेंबर्स होंगे। So this was GST appellate tribunal to resolve conflicts related to GST related issues. So this was how the state's loss of revenue concerns were addressed. Now there was another concern for the state, that was loss of revenue, loss of authority regarding tax administration. So regarding this loss of authority, there was a provision that if the turnover of the business is below 1.5 crore, then 90% of such businesses, यानी कि 90% ऑफ सच बिजनेसेस की जो ऑडिट और स्क्रूटिनाइज की अथॉरिटी होगी, ऑडिट एंड स्क्रूनिटी, स्क्रूटिनी, टर्म क्या है, स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनाइज, स्क्रूटिनी। तो 90% ऑफ द बिजनेसेस की अथॉरिटी स्टेट्स के पास होगी और 10% बिजनेसेस, ऐसी बिजनेसेस जिसकी एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, तो ऐसे 10% बिजनेस की अथॉरिटी, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी फॉर ऑडिट एंड स्क्रूटिनी विल बी सेंटर के पास। वहीं अगर अगर यही बिजनेस की टर्नओवर अबव 1.5 करोड़ है, अगर 1.5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, ये की बात हो रही है टर्नओवर की, टर्नओवर मीन्स सिंपली सेल्स। तो अगर 1.5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो फिर सेंटर और स्टेट के बीच 50-50 की एक बिजनेस की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी कि 50% ऐसे बिजनेसेस स्क्रूटिनी या और ऑडिट सेंटर करेगी और 50% की स्टेट्स करेगी। तो स्टेट्स के इस कंसर्न को भी इस तरह से एड्रेस किया गया है और इसके बाद स्टेट्स जीएसटी को अडॉप्ट किया, जीएसटी रेजिम को स्टेट्स ने भी अडॉप्ट कर लिया था। So this was about GST and its mechanism in 10 points. Now the GST, as any other government scheme or programs, is not free of scrutiny or criticism. So economists and other stakeholders have criticized this GST structure on basically 4 grounds. So you can note down the criticism of
जीएसटी स्ट्रक्चर। क्रिटिसिज्म ऑफ जीएसटी स्ट्रक्चर। देखो, जीएसटी की जो इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव थी वो थी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके एक सिंगल टैक्स में रखी जाए। बट एज वी हैव सीन देयर आर मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। जो शुरू में 4 ब्रैकेट थी अभी भी रिफॉर्म करके 3 ब्रैकेट है। सो देयर इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। और मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस होती है तो ये टैक्स सिस्टम को कॉम्प्लिकेट करने लगती है। टैक्स स्ट्रक्चर जितने सिंपल हो तो रिवेन्यू और टैक्स देने वाले के लिए भी उतनी आसान होती है, टैक्स लेने वाले के लिए भी उतनी आसान होती है। लेकिन जहाँ पे बहुत तरह के टैक्सेस होते हैं तो वो टैक्स स्ट्रक्चर को रिवेन्यू देने वाले को भी और रिवेन्यू कलेक्ट करने वाले को दोनों को कॉम्प्लिकेट कर देती है। तो टैक्स स्ट्रक्चर वॉज intended to be intended to be kept as simple as possible, but as we have seen, the multiplicity of tax structure, multiplicity of taxes has still complicating the tax structure. So multiplicity of taxes is one of the ground of criticism. Second, there are cases of fake invoices and receipts. Fake invoices and receipts. Third, as we have seen, not all the items are kept under GST. गोल्ड सिल्वर के लिए अलग रेट चलती है। सो ऑल आइटम्स all items do not come under जीएसटी। और जो क्रिटिसिज्म होती रही थी वो थी लैक ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल, जिसको लास्ट ईयर जाकर के उसको एक एपेलेट ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश की गई थी। तो हिस्टोरिकली, यानी कि अपने पिछले 7-8 सालों तक एक एपेलेट ट्रिब्यूनल, एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर की जो कमी थी, जो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन में एक रुकावट, एक बाधा की तरह काम कर रही थी, so it has been criticized on this issue as well. But as we have seen, this appellate tribunal is now established in 2005, and which has been become fully operational since January 2021. So GST structure has been criticized on the issue. So this was all about GST, and with this GST, जो हमारी लेक्चर की रिवेन्यू वाली सेक्शन वो खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट की बोरोविंग्स को लेकर, क्योंकि मैंने आपको फिस्कल पॉलिसी के जो 3 कंपोनेंट बताए थे, रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर और बोरोविंग, मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्सपेंडिचर मैक्सिमम लेगी तो आधे से पौने घंटे की टाइम लेगी,
और मेजोरिटी ऑफ टाइम लेगी बोरोविंग, क्योंकि बोरोविंग में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे समझने के लिए भी जरूरी है और एग्जामिनेशन में भी उससे पूछी जाती है। आप यूपीएससी के 2025 के पेपर देखेंगे तो उसमें भी जो रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, इससे रिलेटेड आपको दो तीन क्वेश्चन मिलेंगे। और हर साल, चाहे यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, या जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं भी करते हैं या और अपनी इकोनॉमी को समझना चाहते हैं, करंट स्टेट ऑफ आवर इकोनॉमी को समझना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए फायदेमंद होंगी। So in our next video, we are going to start a very important topic, which is government borrowing. तो आई होप कि मैं आपके लिए जीएसटी को समझाने में, मतलब जीएसटी आपके लिए मैं आसान कर सका, और उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से जीएसटी को समझ पाए। तो जब तक मैं आपको अगली क्लास में भी, कल ही या कल या परसों, मतलब एक दो दिन में बोरोविंग के ऊपर क्लास आएगी। तो तब तक आप जो कुछ भी आपने पढ़ा है यहाँ पे, उन सबको एक बार रिवाइज कर ले। फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक विच इज गवर्नमेंट